बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, 10th मैथ न्यू बुक यूनिट नंबर 12 प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो लॉज यूज होने हैं कि वो उनका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें नहीं बताएगा कि इसमें ये लॉ लगेगा। ये फार्मूलाज हमने खुद यहाँ पे जज करना है कि यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। फार्मूले का नाम है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी जब इंटरसेक्शन फाइंड करें ना तो उसका आंसर नॉन एम्प्टी होता है, यानी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे कुछ ना कुछ उसमें सेम होगा। तो अगर फिर वो कह रहा है कि हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और यूनियन में चेंज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों की प्रोबेबिलिटी के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आई ए एंड बी आर एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन फाइंड करें तो खाली सेट आता है, इस तरह से। तो वो कह रहा है फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। इसमें इंटरसेक्शन वाली ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है वेन डायग्राम का कंसेप्ट इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब पॉइंट टॉसिंग, रोलिंग अ डाइस वगैरह। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। लेट किया एस हमारा ए सबसेट है, एस सैंपल स्पेस एस का, बी भी सैंपल स्पेस का सबसेट है, देन द इवेंट्स, देन वी से दैट ए इंटरसेक्शन बी वो पोर्शन आएगा। अब हमारे पास ना दो तरह के सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होगा? ए का कुछ पोर्शन बी में आता होगा और इंटरसेक्शन में वो पोर्शन आएगा जो दोनों का कॉमन है। तो ये दरमियान, ये एक सेट ए है, ये बी है, ये दरमियान वाला पोर्शन जो शेड किया है ना ये वो पोर्शन है जो ए और बी का कॉमन रीजन है। ए इंटरसेक्शन बी इज एन इवेंट दैट अकर्स ओनली व्हेन ए एंड बी बोथ अकर्स। फिर आगे कह रहे हैं ए यूनियन बी इज एन इवेंट दैट अकर्स व्हेन आइदर वन ऑफ ए और बी अकर्स, ये कह रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब यूनियन निकालेंगे ना प्यारे बच्चे तो फिर वो यूनियन में क्या होगा? ए वाला हिस्सा भी आएगा, बी वाला भी आएगा और कॉमन रीजन भी। ओवरलैपिंग तो होंगे, इसके अलावा यूनियन में क्या करते हैं इकट्ठा, तो ये सारा रीजन आ जाएगा। ये दरमियान वाला रीजन जो सारा शेड होगा ये यहाँ से यहाँ तक, ए वाला भी और बी वाला भी। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे कह रहा है ए बार इज द इवेंट यानी कॉम्प्लीमेंट दैट अकर्स व्हेन ए डज नॉट अकर। पूरा ए था, ये दरमियान में ए है, इसको छोड़ के जो बाहर है ये जो डब्बे में सारा पोर्शन, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है 12.2। तो जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/8। हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/8 और हमने फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हम ये फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी का। तो फार्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर है हमारे पास 1/4, वैल्यू पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर है हमारे पास 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/8। प्यारे बच्चों पहले मैं पहली दो वैल्यूज को सोल्व कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 4 द 8, 2 1 द 2 प्लस 4 1 द 4 माइनस 1/8। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6/8 माइनस 1/8। अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है, मैं कटिंग नहीं कर रहा, दोबारा इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा 8 1 द 8, ये बचेगा, ये नीचे 8 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों सेम है। और फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है 6 माइनस सेकंड न्यूमरेटर में है 1, 6 में से 1 निकाला 5/8।
तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन थी, बी भी, उसकी इंटरसेक्शन की भी। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाली, तो सिंपल क्या किया, फार्मूले में वैल्यूज पुट की। पहले हमने पहली दो के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, फिर एंड पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में दोनों सेम थी, एक दफा लिखी। फर्स्ट न्यूमरेटर की वैल्यू माइनस सेकंड न्यूमरेटर की वैल्यू, दोनों को माइनस करके आंसर लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रही है ना, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट क्या होता है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ना अलग-अलग से रूम बने होते हैं, इस तरह से रूम बने होते हैं, उनका किचन, उनका बाथरूम, बेडरूम्स वगैरह सब सेपरेट होते हैं, इसको कहते हैं अपार्टमेंट। फ्लैट कह लें। सिलेक्टिंग अ हाउस फ्रॉम डोर नंबर 1 to 50 रैंडमली, जिसने हमारे पास जो है ना उसके रूम सिलेक्ट किए कहां से कहां तक। तो प्यारे बच्चों अपार्टमेंट सिलेक्टिंग अ हाउस सिलेक्ट किया है फ्रॉम डोर नंबर 1 to 50 रैंडमली। तो वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डोर नंबर ऑफ द हाउस टू बी इवन नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस, डोर के नंबर्स हैं 1 से लेकर 50 तक। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे 1 2 3 4 अप टू सोन 49 50। अब एन एस कितना होगा, इसमें 1 से 50 तक टोटल वैल्यूज की तादाद ये कितनी है, 50 है। एन एस कितना हो गया, 50 के बराबर। अब उसने ना दो चीजें पूछी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग द डोर नंबर ऑफ द हाउस टू बी इवन नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम यहाँ पे दो इवेंट करेंगे, पहला और से पहले है इवन नंबर, लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट नंबर ऑफ द हाउस टू बी नंबर ऑफ हाउस टू बी इवन, और बी इवेंट का नाम दें बी इक्वल टू इवेंट दैट number of house, even that number of house is a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं कि जो हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल, जैसे वन 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 द वन, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। टू टू का 4, टू का स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई 2, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ए था कि नंबर ऑफ हाउस टू बी इवन, कि हमारे पास हाउस की जो दादा वो इवन होनी चाहिए, तो वो हमारे पास है 1 से 50 तक। इवन नंबर्स कौन से इनमें, 2 4 6 8 अप टू सोन, इस तरह से 46 48 50, 1 से 50 तक जो इवन नंबर थे वो चूज कर लिए, तो ये वाले इवन नंबर होंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास बी क्या है, इस ए में टोटल वैल्यूज की तादाद कितनी है, ए में टोटल वैल्यूज हैं ये 2 से लेकर 50 तक गिनेंगे, ये तो 25 बनेगी। 50 थी ना, ओड वाली निकाल दी, 25 ओड वाली निकाल दी, तो इवन वाली 25। अब बी हमारे पास इवेंट क्या है कि डेट नंबर ऑफ हाउस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर वाले 1 से 50 तक, तो 1 स्क्वायर होता है 1 का, क्यों, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। इसके अलावा 9 3 का स्क्वायर होता है, 9 भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके अलावा 16 4 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। प्यारे बच्चों यहाँ से इनकी अब देखा जाए ए और बी में कोई ना कोई वैल्यू सेम है, तो लिहाजा ये अगेन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा, तो इसकी इंटरसेक्शन में भी कोई ना कोई वैल्यू सेम होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, पहला नंबर 2, 2 के बाद 16, 16 के बाद 36, ये वाली वैल्यू दोनों में सेम होंगी, ये 2 16 और 36 ये दोनों में सेम होंगी, क्योंकि ए वाला इवन वाला था, बी वाला जो है इसमें इवन भी ओड भी है, तो इवन इवन वाली सेम हो जाएंगी, एक 2 और एक 16 और एक 36। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं इनकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं, सभी की प्रोबेबिलिटी एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में वैल्यूज की तादाद कितनी है, 3। एन ऑफ ए का फार्मूला, एन ऑफ ए 25 है, एन ऑफ एस कितना है, ये एन ऑफ एस है ये टोटल 50, 25 को 50 पे डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये 25 पे कटिंग कर दी, ये 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2। चले ना भी कटिंग करें, चले मैं कटिंग नहीं कर रहा, 25 बटा 50 ही रहने देते हैं।
अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बी की। तो बी है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास थे, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आगे मेंशन कर देता हूँ एन ऑफ बी मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। एन ऑफ बी कितना है, 7 है। लिहाजा मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ एन ऑफ बी 7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। एन बी 7/50 आ जाएगा। ये दूसरा आंसर आ गया प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई। अब बी इवेंट था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे 1 2 9 16 25 36 और 49, टोटल ये 7 नंबर थे। अब तीसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंटरसेक्शन बी की, क्योंकि फार्मूले में ए इंटरसेक्शन बी भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में टोटल वैल्यूज 3 है। तो इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल होगा। तो ये इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, उसकी टोटल वैल्यूज ऊपर आएंगी और सैंपल स्पेस की टोटल वैल्यू नीचे है। तो एन ऑफ इंटरसेक्शन बी 3, एन ऑफ एस 50। अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो जी प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है हमारे पास, फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी of getting the door number of house to be even number और a perfect square number। even भी है और perfect square भी है। probability a और यूनियन में चेंज b is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b। probability of a का आंसर आया प्यारे बच्चों कितना, 25। 25/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आया कितना, 7/50। ये लिखा है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 3/50। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में तीनों सेम है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो पहली वैल्यू 25 जमा दूसरी वैल्यू 7 माइनस तीसरी वैल्यू 3। 25 और 7 कितने होंगे, 32। 32 में से 3 निकालेंगे तो 29 डिवाइडेड बाय 50। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी में जहां पे और का वर्ड आए वहां पे यूनियन यूज करते हैं दरमियान में, और जहां पे एंड आएगा ना वहां पे इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो ये फार्मूला था। तो प्यारे बच्चों, 3 प्रोबेबिलिटीज निकालने के बाद ए इवेंट की, बी की, फिर उनके दरमियान ए इंटरसेक्शन बी में भी कुछ वैल्यू सेम थी, हमने ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट किए तो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं। इसमें कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टीम विनिंग एनी मैच इज 3/10 and the probability of losing any match is 2/10. What is the probability that the team wins or lose a particular match? पर्टिकुलर कहते हैं खास मखसूस चीज को। और आ गया तो ये यूनियन फाइंड करनी है हमने। तो फिर दूसरे पार्ट की तरफ जाने पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो वो कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एनी मैच। तो हम यहाँ पे इवेंट का नाम दे देते हैं, let A equal to event that of a team winning any match, of a team winning any match। ये हमारा इवेंट ए हो गया। और बी हमारा इवेंट क्या है, that a team lose any match, losing any match या lose any match कह लें, losing any match। तो जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उसने प्रोबेबिलिटी दे दिया। हम इसका मतलब ज्यादा सवाल आसान हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एनी मैच दे दिया उसने। उस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग को हमने इवेंट ए का नाम दिया। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 3/10। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3/10। तो नेक्स्ट कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग एनी मैच इज 2/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हमें दी हुई है, उसको बी, हमने लॉस को किससे नोट किया, बी से। वो कितने दिया, 2/10। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दी। तो प्यारे बच्चों, अगर इंटरसेक्शन बी नहीं दी तो इसका इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी होगा। और एम्प्टी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो लिहाजा हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए द टीम विंस और लॉस द मैच। विन को हमने इवेंट ए का नाम दिया है
और लॉस को इवेंट बी का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने ए और बी फाइंड करनी थी, और ये और किस में चेंज हो गया, यूनियन में। तो लिहाजा प्यारे बच्चों ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला फर्स्ट इवेंट प्लस सेकंड इवेंट, और थर्ड इवेंट जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे वो ये कौन से इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हम वैल्यू पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, वो दी हुई है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/10, डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम हो तो एलसीएम में एक दफा, फर्स्ट वैल्यू 3 प्लस सेकंड वैल्यू 2, 3 में 2 प्लस करें कितना आएगा 5/10, कटिंग करते हैं 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, तो लिहाजा कितना आंसर आ गया 1/2। कितना आंसर आ गया प्यारे बच्चों 1/2, और ये हमारा आंसर होगा। दूसरे में कह रहा है द टीम नाइदर विंस नो और लॉस अ मैच, कि हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई टीम ना तो मैच जीते और ना ही मैच हारे, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। अच्छा, यहाँ पे हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है, ए यूनियन बी था, ये विनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो वो कह रहा है कि नाइदर विन, इसका मतलब इसका बार मालूम करने के लिए कह रहा है। अब बार जब भी मालूम करना है प्यारे बच्चों, तो जिस चीज का भी बार निकालना है उसको हमेशा किस में से, -1 में से। तो हमसे ये पूछ रहा है ये फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार, तो ये कैसे फाइंड होगा, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, बार लेना है, उसको 1 में से -1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर है 1/2। अब 1/2 को 1 में से माइनस करना है, तो इसके डिनोमिनेटर के नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे 2 1 दा 2, मिड में -1 1 दा 1, 2 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 1/2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ऐसे ठीक होगा, मर्जी है बहरहाल आपकी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, दो डाइस हैं उनको सिंगल थ्रो, यानी एक एक डाइस लेता है, तो इसको कहते हैं पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करना। पहले हम इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, next 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद नेक्स्ट बारी आ जाती है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, लास्ट पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। और एन एस, इसमें एस में टोटल वैल्यूज कितनी है 36, एन एस इक्वल टू 36। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो कह रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सम ऑफ 7 और 11। एक इवेंट है जिसका सम 11 और 7 होना चाहिए, दूसरा है 11 होना चाहिए, तो ये दो अलग अलग इवेंट लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट सम इज 7, तो इसमें देखते हैं जिनको जमा करने से इवेंट वो होंगे कि जिनको जमा करने से आंसर पूरा पूरा 7 आता है। 1 में 1 प्लस करें तो 2 आता है, तो 1 पहला होगा 1 6, इनको प्लस करें तो 7 आता है। दूसरे में होगा 2 5, इनको प्लस करें एग्जैक्ट 7 आता है। तीसरे में होगा 3 4, चौथे में होगा 4 3, पांचवें में होगा 5 2 और छठवें में होगा 6 1। तो ये हमारे पास 6 आउटकम्स बनेंगे, इनको जमा करने से एग्जैक्ट आंसर कितना आना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था कितना 7, तो ये हमारे पास 6 बनते हैं। 1 6 जमा करो 7, 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, तो लिहाजा एन ऑफ ए कितना हो गया 6, ये हमने एन ऑफ ए लिख दिया। अब दूसरा इवेंट क्या है जिसका सम करें तो 11 आना चाहिए, तो इसको हम बी इवेंट का नाम देते हैं, बी इक्वल टू इवेंट दैट sum is 11,
तो प्यारे बच्चों सम इज 11 का मतलब पूरा 11 आना चाहिए, ना 11 से ज्यादा ना कम। तो पहली में तो कोई नहीं, दूसरी में भी कोई नहीं, तो तीसरी में चौथी में 4 में 6 जमा करें 10 कोई नहीं होगी, पांचवी में 5 6, 5 में 6 जमा करें तो कितना आता है 11, 6 में 5 जमा करें फिर भी 11 आएगा। तो एक बनेगा 5 6 और दूसरा 6 5, ये दो हमारे आउटकम्स बनेंगे क्योंकि इनको जमा करें तो 11 आता है। एन ऑफ बी कितना होगा 2 के बराबर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो इसमें देखा जाए क्या ए और बी में कोई वैल्यू सेम है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी एम्प्टी। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अब फार्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ 7, 7 वाला सम ए के बराबर है और जो 11 वाला सम है वो बी के बराबर है। तो ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएगी, इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन बी ओवर एन एस। और ये इम्पॉसिबल है, इसकी तो 0 होगी सिंपल। प्रोबेबिल एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए था प्यारे बच्चों 6, एन ऑफ एस कितना है 36, एन ऑफ बी कितना था 2, एन ऑफ एस कितना है 36। अब ये डिनोमीटर में दो वैल्यू सेम तो एलसीएम में एक दफा, डिनोमीटर में दो वैल्यू सेम हो तो इसमें एक दफा लिखेंगे और ऊपर पहली वैल्यू 6 जमा दूसरी वैल्यू 2, 6 और 2 8 बटा 36, तो 4 पे कटिंग करते हैं, 4 दूनी 8, 4 नया 36, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5 और 7, 5 आना चाहिए और 7 आना चाहिए इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस। प्यारे बच्चों सैंपल स्पेस यही है, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। एनएस कितना होगा 36। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम होना चाहिए 5 या 7, तो जो 5 वाला है उसको इवेंट का नाम दे देता हूँ, इवेंट दैट सम इज 5, और बी को मैं नाम दे देता हूँ जो सम 7 है उसको मैं इवेंट बी का नाम, इवेंट दैट सम इज 7। अब ए में देखते हैं जिनका सम 5 है तो वो कौन कौन से होंगे। तो एक 1 4 होगा फर्स्ट में, सेकंड में 2 3 होगा, तो थर्ड में 3 2 होगा, फोर वाली में 4 1 होगा, फिफ्थ वाली में कोई नहीं, और सिक्स वाली भी कोई। ये 4 हमारे पास आउटकम्स होंगे जिनको जमा करें तो कितना आता है, जमा करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा सम 5। तो पहली में 1 4, दूसरी में 2 3, तीसरी में 3 2, चौथी में 4 1 और इसके अलावा कोई नहीं। इनका सम करेंगे तो यहाँ 4 से ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा ये कम, ये ए वाला हो गया। एन ऑफ ए कितना होगा, टोटल कितनी वैल्यूज है 4। अब आ जाते हैं सम 7 जिनका आना चाहिए, जमा करें 7 आना चाहिए। तो फर्स्ट उनको देखते हैं, इवेंट बी का नाम दिया है, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, इसमें आएंगी पहली तो हमारे पास पहली में 1 6, फिर दूसरी में 2 5, तीसरी में 3 4, चौथी में 4 3, पांचवी में 5 2 और छवी में 6 1। तो ये हमारे पास 6 वैल्यूज बनेगी। एन ऑफ बी कितना है 6, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों अब देखा जाए हमारे पास ए में हमारे पास जो आउटकम थे 1 4 2 3 3 2 4 1, बी में है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो इसका आंसर एम्प्टी होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों 0। अब हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, उसका फार्मूला एन ए ओवर एन एस, एन एस 36, एन ए कितना है, एन ए है कितना 4, 4 ओवर 36। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बी पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला एन बी ओवर एन एस, बी कितना है 6, एस कितना है 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 0 है, तो लिहाजा ये अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिनकी इंटरसेक्शन खाली। तो ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले 5 वाला जो सम था उसको ए का नाम, 7 वाले सम को बी का नाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तीसरे वाली लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 हो चुकी है, माइनस इंटरसेक्शन वाली।
अब वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 4/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36, डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम है, इसको हम एलसीएम में एक दफा लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू 4 प्लस सेकंड वैल्यू 6, 4 और 6 कितने होंगे 10/36, दोनों इवन नंबर हैं, 2 पे कटिंग करते हैं, 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, तो लिहाजा आंसर क्या आ गया 5/18, और यही हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों प्लेइंग कार्ड्स के लिहाज से के हवाले से। इसमें कह रहा कार्ड इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ताश के पत्ते टोटल 52 होते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ टेकिंग आउट, हम जो कार्ड लें आ किंग, या तो वो किंग वाले कार्ड हो और आ किंग का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों किंग वाले कार्ड्स, और आ जैक यानी जे जिसके ऊपर बना हो किंग वाले भी। अब हमारे पास टोटल 4 सूट्स होते हैं डायमंड हार्ट स्प्लेट क्लब, इसके अलावा 2 से लेकर 10 नंबर तक कार्ड ये 4 होते हैं। उसके अलावा किंग वाले कार्ड भी 4 होते हैं जिन पे के लिखा होता है, जैक वाले भी जे लिखा होता है 4, क्वीन वाले भी 4 होते हैं, इसके अलावा एस वाले भी 4 होते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको इवेंट का नाम देंगे। सबसे पहले तो एन ऑफ एस, ये हम टोटल शो नहीं कर सकते, तो ये एन ऑफ एस इसकी टोटल दाल लिख देते हैं, सैंपल स्पेस नहीं बनाते, टोटल आउटकम्स लिख देते हैं इसके, ये कितने हैं 52। सबसे पहले तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास दो इवेंट्स बनेंगे। पहला इवेंट कौन सा है, इवेंट ऑफ टेक डेट ऑफ टेकिंग आउट, कौन सा कार्ड, किंग कार्ड। अब प्यारे बच्चों एन ऑफ ए यानी किंग के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 4, ये लिख दिया। बी कौन सा इवेंट होगा, और के बाद जैक वाला, सारा कुछ यही लिखेंगे, इवेंट डेट ऑफ टेकिंग आउट जैक कार्ड। अब जैक वाले कार्ड भी कितने होते हैं 4, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4। अब प्यारे बच्चों इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए कितने प्यारे बच्चों, एन ए है हमारे पास 4 और एन एस है 52, कटिंग करेंगे 4 पे, 4 1 दा 4, और यहाँ से 1 बचा, 4 3 दा 12, कितना आंसर आ गया 1/13। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, वो क्या होगा एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। एन बी है 4 अगेन, ये लिखा हुआ एन बी, और एन एस है 52, कटिंग करेंगे 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, तो 1/13। अब लिहाजा हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी किंग और जैक, किंग वाले ए के बराबर है और जैक वाले बी के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/13 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर क्या है प्यारे बच्चों, वो भी 1/13। अब डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम है, एक दफा लिखेंगे और न्यूमिनेटर्स को प्लस या माइनस जो भी है, तो एक में एक जमा करेंगे कितना हो जाएगा 2/13, और यही हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। दूसरी बात हमारे पास ना यहाँ पे हमने वो इंटरसेक्शन वाली टर्म ली, क्योंकि ये हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, किंग के 4 हैं, किसके क्वीन के। अब उनमें कोई चीज सिमिलरिटी तो नहीं होगी, तो इंटरसेक्शन जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, इस लिहाजा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर आया फाइनल 2/13, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो। अब इसका सेकंड वाला, इसमें कह रहा है नाइदर अ किंग नोर अ जैक। तो प्यारे बच्चों ये तो सिंपल लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, इसमें था किंग और अ जैक, इसमें कह रहा है नाइदर अ किंग नोर अ जैक। तो हमने क्या करना है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी आई है ना, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और अ जैक, इसका आंसर क्या आया 2/13। हमने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ किंग नोर अ जैक, इसके ऊपर बार आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर 2/13, जिसका डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, नीचे 13 1 दा 13, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें 13, दरमियान में माइनस 2 1 दा 2, 13 में से 2 निकालें कितना बचेगा 11/13, और यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। दूसरा पार्ट तो सिंपल था, जिसमें हमने ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो हमने क्या किया, उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसको सिंपल, जो उसके आने की प्रोबेबिलिटी उसको सिंपल 1 में से माइनस किया, तो ये हमारा आंसर आ गया 11/13। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो
कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, यानी वो दो, हमारे पास दो लूडो के दाने फेंके हैं, गेंद पिछले वाली सैंपल स्पेस बनेगी। तो वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ टू थ्रोस कम्स अप विद नंबर 3। तो एटलीस्ट का मतलब है कि जिसमें अब हमारे पास ये दो एक आउटकम होता है ना 1 1, तो ये पहला दाना पहली डाइस का नंबर है, दूसरा दूसरी डाइस का नंबर है। वो कह रहा है दोनों में से कम एक पे 3 आना जरूरी है। दोनों पे भी आ सकता है, यानी एक ही इवेंट है। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सबसे पहले तो हमारे पास सैंपल स्पेस बना लेते हैं दोबारा, ना भी अगर आपको जुबानी याद तो फिर भी कोई मसला नहीं है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद 4 4 4 5 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर उसके बाद लास्ट पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और एंड पे 6 और 6 तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास टोटल कितने एनएस कितना होगा 36। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ टू थ्रोस कम्स अप विद नंबर 3। इसको मैंने ए का नाम दे दिया। तो इसमें लिखता हूं मैं जिसमें दोनों में से कम एक नंबर जो है वो 3 होना जरूरी है। पहले आ जाएगा 1 3, टिक कर लेता हूँ। यहाँ से आएगा 2 3, यहाँ से 3 1 3 2 3 3 3 4। अब ये 3 3 भी हो, इसमें कम से कम एक में तो एटलीस्ट का मतलब एक में भी हो सकता है, दोनों में भी। एक शर्त है, ये वाली सारी यहाँ से 4 3, यहाँ से 5 3 और यहाँ से 6 3। यहाँ पे हम सारे आउटकम लिखते हैं तो प्यारे बच्चों बनेंगे हमारे पास पहले में 1 3, दूसरे में 2 3, तीसरे में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद 4 3, 4 3 के बाद 5 3, 5 3 के बाद 6 3। तो ये हमारे पास आउटकम्स बनेंगे जिनमें दोनों में तो नहीं, दोनों में से एक में लाजमी होना 3 जरूरी है। उसने ये कहा था, इवेंट था। दोनों में भी हो सकता है लेकिन एक में कंपलसरी है। तो एन ऑफ ए, इसमें टोटल वैल्यूज कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। उसका फार्मूला एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए है 11, एन एस कितना है 36। और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो ये सिंपल जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 6 था, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल था। तो इस तरह जो हमारी एक्सरसाइज 13.2 थी उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ में प्यारे बच्चों वीडियो को डाउनलोड करके नहीं, वीडियो को ऑनलाइन देखा करें ताकि मेरा भी फायदा हो। तो अल्लाह हाफिज।